हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डिसइक्विलिब्रियम इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। प्रीवियस वीडियो यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, और हमने ये फाइंड आउट किया था कि एक्सचेंज रेट को फाइंड आउट करने के लिए सप्लाई और डिमांड को यूज किया जाता है। जहां पर सप्लाई और डिमांड इंटरेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, वहां पर हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन कर लिया जाता है। इट मींस अगर हमने अपनी डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज करने फॉरेन कंट्री की करेंसी के साथ, तो रेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है? डिमांड और सप्लाई की हेल्प से। जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो हमारा इक्विलिब्रियम रेट आ जाता है, और उस रेट पर हम अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं फॉरेन की करेंसी के साथ। अब हमें यहां पर डिस्कस करना है डिसइक्विलिब्रियम इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। इट मींस एक्सचेंज रेट में डिसइक्विलिब्रियम कब आता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सिंपल है, हमारे पास दो सिचुएशंस आती हैं, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई। इट मींस अगर हमारी डिमांड चेंज हो जाए या फिर हमारी सप्लाई चेंज हो जाए, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर। डिमांड के अगेंस्ट भी हमारे पास फर्दर टू केसेस आते हैं। चेंज इन डिमांड का मतलब है या तो डिमांड हमारी इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है। दोनों ही सिचुएशंस में हमें यह डिफाइन करना है कि अगर हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है या फिर डिक्रीज हो जाती है, इन दैट केस हमारे इक्विलिब्रियम रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। सो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फर्स्ट केस हमारे पास आता है इंक्रीज। अगर हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है फॉरेन करेंसी को लेकर, तो इन दैट केस उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? सिंपल है, ये हमारे पास डिमांड कर्व है। अगर हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो हमारी ये कर्व शिफ्ट हो जाएगी राइटवर्ड साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा न्यू इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सो ये हमारे पास है न्यू इक्विलिब्रियम, जिसको हम मेंशन कर देंगे E1। ये ओल्ड इक्विलिब्रियम, ये न्यू इक्विलिब्रियम, और यहां पर हमारा रेट डिसाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा R1, और ये हमारी न्यू डिमांड। सो जो आपने अभी यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट्स शो किए हैं, उन्हीं को आपने यहां पर क्लियरली मेंशन भी करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई भी इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। अगर हमारी डिमांड इंक्रीज होगी तो हमारी डिमांड कर्व शिफ्ट करेगी राइटवर्ड साइड। सो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं शिफ्टेड टू राइट साइड फ्रॉम D टू D1। सो ये शिफ्ट हो जाएगी D से D1 में, इसको हम मेंशन कर देते हैं D1। सेकंड, हमारा रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल है, अगर किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो उसका रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। सो हमारा रेट इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये 60 था तो अब ये 75 हो चुके हैं। सो सेकंड हमें क्या इंपैक्ट शो करना है? इंक्रीज इन रेट ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम R टू R1। हमारा जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा R से R1 की तरफ। थर्डली, अब हमें शो करने इक्विलिब्रियम लेवल। ये हमारा एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम लेवल था जहां पर हमारी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। अब हमारा ये इक्विलिब्रियम लेवल शिफ्ट हो चुका है E1 पर, ये भी हमें शो कर देना है। इक्विलिब्रियम लेवल will also shifted from E to E1। सो सिंपल है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस आपने डिमांड कर्व जो है उसको शिफ्ट करके देख लेना है। जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहां पर हमारा रेट डिसाइड हो जाएगा, वहां पर हमारी न्यू क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगी और न्यू इक्विलिब्रियम भी डिसाइड हो जाएगा। सेम केस आपने डिक्रीज इन डिमांड के लिए भी करना है। अगर हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी तो ये हमारे पास न्यू कर्व आ जाएगी, जिसको हम मेंशन कर देते हैं D2। ये हमारे पास न्यू रेट आ जाएगा R2, और ये हमारे पास न्यू क्वांटिटी आ जाएगी।
सो अगर इसको डिफाइन करना हो तो सिंपल है, अगर हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, सिंपल है, अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी तो उसका जो रेट है मार्केट में वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही सेम सिचुएशन करेंसी के लिए भी अप्लाई की जाती है। अगर किसी पर्टिकुलर करेंसी की डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो उसका रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। सो इसको हम कैसे लिखेंगे? डिक्रीज इन डिमांड में शिफ्ट लेफ्टवर्ड साइड फ्रॉम डी टू D2। सेकेंड, decrease in rate of foreign currency from R to R2। लास्ट में equilibrium level will also shifted from E to E2। सो ये आपको शो करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ऐसे सेकेंड हमारे पास आता है चेंज इन सप्लाई। अब डिमांड के इंक्रीज डिक्रीज होने से हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो डिसइक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर हमारी सप्लाई भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है तो वो भी इंपैक्ट करती है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट पे। फर्स्ट केस हमारे पास आता है इंक्रीज। अगर हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है सो ये हमारे पास आ जाएगा न्यू सप्लाई कर्व, जिसको हम कह देते हैं S1। ये हमारे पास आ जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम लेवल E1 और ये हमारे पास आ जाएगा रेट। सो सिंपल है, अगर किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो जाती है तो उसका प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि सप्लाई तो है मार्केट में, प्रोडक्ट्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन उनको परचेज करने के लिए ज़्यादा पर्सन्स अवेलेबल नहीं है, इतनी ज़्यादा उसकी डिमांड नहीं है। तो इन दैट केस सेलर्स को अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए रेट डिक्रीज करना पड़ेगा। सेम सिचुएशन फॉरेन करेंसी के साथ भी अप्लाई होती है। अगर कोई फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है लेकिन डिमांड इंक्रीज नहीं होती तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? रेट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये 60 रुपीज़ था तो ये अब कितने पे आ जाएगा? 50 रुपीज़ पे। सो इसको भी सेम इन 3 पॉइंट्स में हमें एक्सप्लेन करना होगा। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा? सप्लाई कर्व शिफ्टेड टू राइटवर्ड साइड। From S to S1। सेकेंड, रेट हमारा डिक्रीज हो जाएगा तो यहां पर हम लिख देंगे डिक्रीज इन रेट फ्रॉम R to R1। और लास्ट में इक्विलिब्रियम लेवल भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा R से E1। So equilibrium level will shift to E1। सो ऐसे ही सेम एक्सप्लेनेशन आपने डिक्रीज इन सप्लाई के लिए भी शो करनी है। अगर हमारी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है तो ये कर्व हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देगी। सो यहां पर हमारे पास आ जाएगी न्यू सप्लाई कर्व। यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं डिमांड और सप्लाई। सो ये हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम E2, ये हमारे पास आ जाएगा रेट R2 और ये हमारे पास आ जाएगी न्यू क्वांटिटी। सो इसको भी ऐसे ही आपको 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है। सिंपल है, अगर मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो रेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और अगर डिक्रीज हो जाती है तो रेट भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। सप्लाई के केस में नेगेटिव रिलेशन है। अगर किसी भी फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो रेट हमारा डिक्रीज हो जाएगा, और अगर डिक्रीज हो जाती है तो रेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और एक्सप्लेनेशन आप इसको इजीली शो कर सकते हैं। सो सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें हमें ये डिस्कस करना है कि कैसे एक्सचेंज रेट सिस्टम वर्क करता है, कैसे किसी भी डोमेस्टिक करेंसी को हम एक्सचेंज कर सकते हैं फॉरेन करेंसी में। सो बेसिकली हमारे पास 3 ऐसे सिस्टम्स हैं जिसको यूज करते हुए हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को एक्सचेंज करते हैं फॉरेन करेंसी में, जिसमें से आज हम अपना फर्स्ट सिस्टम कवर करेंगे। फर्स्ट सिस्टम हमारे पास है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। नेम में ही स्पेसिफिकली यहां पर मेंशन कर दिया गया है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, मतलब ये ऐसा एक्सचेंज रेट है जिसमें डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए जो रेट है वो ऑलरेडी फिक्स कर दिया जाता है, और वो फिक्स कौन करती है? गवर्नमेंट। यहां पर हमें कह रहे हैं द रेट ऑफ एक्सचेंज इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। गोल्ड इज यूज्ड एज अ बेस फॉर एक्सचेंज।
फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है और ये फिक्स रहता है। इसमें गोल्ड को यूज किया जाता है एज अ बेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर $1 हमें एक्वायर करना है जो कि फॉरेन करेंसी है, उसके लिए हमें 1 ग्राम ऑफ गोल्ड पे करना पड़ेगा। सो गोल्ड को हम यूज करते हैं एज अ बेस फॉर एक्सचेंज ऑफ अ करेंसी। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में कुछ इसके मेरिट्स भी हैं और कुछ डिमेरिट्स भी हैं। सो एडवांटेजेस में फर्स्ट हमारे पास आता है मार्केट स्टेबिलिटी। यहां पर हमें कह रहे हैं कि अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम फॉलो करेंगे तो मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, जो कि सिंपल है, कोई इन्फ्लेशन नहीं आएगी, कोई डिफ्लेशन नहीं आएगी। अगर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री टोटली डिपेंड करती है फॉरेन कंट्री के ऊपर और एक्सचेंज रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उसकी कंट्री में भी उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर फ्लक्चुएशंस होती रहेंगी तो मार्केट इनस्टेबल हो जाएगी। सो फर्स्ट बेनिफिट क्या मिलता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का, कि मार्केट जो है वो स्टेबल रहती है, कोई भी चेंजेस, कोई फ्लक्चुएशंस, इन्फ्लेशंस, डिफ्लेशंस कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किए जाते। सेकेंड हमारे पास है मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। मोबिलिटी का यहां पर मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ कैपिटल। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो कैपिटल की मूवमेंट है वो इजी हो चुकी है, क्योंकि हमें सिर्फ गोल्ड यूज करना है। अगर किसी कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व पड़ा हुआ है, वो उसको यूज कर सकती हैं दूसरी कंट्री से कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। सो कैपिटल की मूवमेंट इजी हो चुकी है। ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन कंट्री से अगर हम कुछ भी ट्रेड करना चाहते हैं, कोई भी ट्रेड एक्टिविटी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, वो इजी है क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, जिसमें एक्सचेंज रेट फिक्स है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लास्ट हमारे पास है स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज। अगर मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होता रहे तो गवर्नमेंट को हर बार एक न्यू पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जो कि इस केस में नहीं जरूरत, क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है। सो इसलिए इकोनॉमिक पॉलिसीज जो गवर्नमेंट एक बार डिसाइड करती है, लॉन्ग पीरियड के लिए वही पॉलिसीज इंप्लीमेंट भी की जाती हैं। सो पॉलिसीज में कोई भी चेंजेस लेकर आने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है डिमेरिट्स। अब कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे फर्स्ट, ह्यूज रिजर्व ऑफ गोल्ड इज रिक्वायर्ड। अब क्योंकि गोल्ड यूज किया जाता है, बेसिकली गोल्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि अगर हम इंडियन करेंसी को यूएस करेंसी से एक्सचेंज करें तो इंडियन करेंसी की वैल्यू यूएस में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहां पर तो उनकी करेंसी चलती है। सो इसलिए गोल्ड को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मेटेलिक, एक ऐसी प्रीशियस थिंग है जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। सो इसलिए गोल्ड एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना था अर्लियर। सो अगर आपको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में ट्रांजैक्शंस करनी है, फॉरेन करेंसी को एक्वायर करना है, तो आपके पास रिजर्व पड़ा होना चाहिए गोल्ड का, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। सो फर्स्ट डिमेरिट क्या है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की, कि यहां पर हमें गोल्ड बल्क क्वांटिटी में रखना पड़ेगा रिजर्व करके। सेकंड, हिंडर्स मूवमेंट ऑफ कैपिटल। हिंडर का मतलब होता है रुकावट। सो कैपिटल मूवमेंट में ये एक रुकावट भी है। कैसे? जिस कंट्री के पास गोल्ड नहीं है वो फॉरेन कंट्री की करेंसी को एक्वायर नहीं कर सकती और अपनी इकोनॉमी को डेवलप भी नहीं कर सकती। सो गोल्ड का रिजर्व होना जरूरी है और इसकी वजह से कैपिटल मूवमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं। थर्ड हमारे पास है डिस्करेज वेंचर कैपिटल। वेंचर का यहां पर मतलब क्या होता है, बिजनेस, ज्वाइंट बिजनेस, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में कह लीजिए इन्वेस्टमेंट। अगर आप फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, फॉरेन कंट्री के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उस केस में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ये आपको नहीं करने देगा, क्योंकि इन दैट केस आपको वहां की करेंसी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर आप फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर भी देते हो तो आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला उसका, क्योंकि आपको अपनी करेंसी में ही अमाउंट मिलेगी। यूएस डॉलर तो आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में हम गोल्ड को ही यूज करते हैं। सो गोल्ड की वैल्यू यहां पर इंडिया में आके तो वही सेम हो जाएगी। सो इसलिए वेंचर बिजनेस जो है वो पॉसिबल नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लास्ट है नॉट अ इक्विलिब्रियम रेट। जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो किया जाता है, इन दैट केस इक्विलिब्रियम रेट हमें नहीं पता होता। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, जहां पर डिमांड और सप्लाई हमारी इंटरसेक्ट करती है, वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम रेट डिसाइड हो जाता है। लेकिन अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रहेगा जहां पर वैल्यू एक्सचेंज की फिक्स कर दी गई है, तो इन दैट केस वो इक्विलिब्रियम पर नहीं हो सकता, या तो वो डिवैल्यूएट हो जाएगा या फिर वो रिवैल्यूएट हो जाएगा। इट मींस अगर मान लो यूएस डॉलर की वैल्यू इक्विलिब्रियम पर 80 रुपीज है और उसकी वैल्यू
फिक्स करके 70 कर दी जाती है, तो इन दैट केस ये क्या हुआ, डिवैल्यूएशन ऑफ यूएस डॉलर। और अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो वो क्या होगा, रीवैल्यूएशन ऑफ यूएस डॉलर। सो लास्ट जो डिसएडवांटेज है, डीमेरिट है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का, कि अगर हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से करेंसी की या तो डिवैल्यूएशन हो जाती है, उसकी वैल्यू कम आंक ली जाती है, या फिर उसकी वैल्यू ज़्यादा प्रिपेयर कर ली जाती है। जैसे कि इस केस में 80 रुपीज़ उसकी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम वैल्यू है, लेकिन हमने कितनी डिसाइड कर दी, 90 रिवैल्यूएशन। सो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।